नमस्कार बच्चों, मैं एम के सिंह आप सभी का आराध्या डिजिटल लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आराध्या डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एक टीचर्स प्लेटफॉर्म है जिस पर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं और आराध्या डिजिटल लर्निंग पे जितने भी आपके टैट से रिलेटेड या टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन होते हैं, सारे प्रिपरेशन आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आराध्या डिजिटल लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे ही आज हम और आप जो डिस्कशन करेंगे वह 2019 दिसंबर के पेपर सीटेट सेकेंड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के क्वेश्चंस को, जो कि दिसंबर 2009 में हुआ था पेपर सीटेट का पेपर सेकंड। सीटेट के पेपर सेकंड की अगर बात करें तो हम इस पेपर को एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, यहां पे जो पेपर है, चलिए अब यहां पे सबसे पहले चलिए देखिए, इस तरह से आपके पास जो क्वेश्चंस बुकलेट ई सीरीज का है ना, और यह जो है बेसिकली किस पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? यह पेपर जो है ये हमारा सीटेट का सीटीटी का पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड है। और यह जो कंडक्ट हुआ था बच्चों, यह दिसंबर में हुआ था। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो दिसंबर सीटेट के पेपर सेकंड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस को जल्दी से, है ना, विद आंसर डिस्कशन भी करते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है, Noor forget to bring her tiffin to school and asks Tanya to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday." According to Lawrence Kohlberg's theory of moral development, Noor's statement represent dash orientation typical at dash stage. तो बच्चों, अगर आपने लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी पढ़ी होगी तो उन्होंने तीन स्तर, तीन लेवल दिए थे, प्री कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और कन्वेंशनल लेवल, है ना। तो अगर हम बात करें प्री कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का, तो यह जो है वह प्री कन्वेंशनल लेवल का स्टेज है ना, स्टेज सेकंड की बात करता है। कौन सा? एक्सचेंज कन्वेंशनल की, है ना। क्योंकि यह जो क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बात क्या हुई है, इसमें बात यह है कि शेयरिंग की बात है ना, शेयरिंग की बात हो रही है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कि तुम मुझे अपना आज लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल तुम्हारे साथ मैं लंच साझा किया था। तो यह किसके अंतर्गत आएगा? यह एक्सचेंज कन्वेंशनल लेवल के तहत आएगा। इस लेवल में यह बताया गया है कि बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं वह बेसिकली आपने देखा होगा कि जब हम छोटे बच्चों को किसी काम के लिए कहते हैं तो छोटा बच्चा उस चीज के बदले में कुछ ना कुछ डिमांड करता है ना। तो इसलिए यह किस पे आधारित होगा? एक्सचेंज कन्वेंशनल लेवल पे। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? फोर्थ, है ना, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट typified characteristics deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as, है ना।
अब यहाँ पे देखिए, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? जन सामान्य की अवधारणा की बात कह रहा है। अब जन सामान्य की अवधारणा का मतलब क्या होता है? जन सामान्य की अवधारणा का मतलब होता है कि एक समाज का लड़के और लड़कियों के प्रति सोच। अब लड़के और लड़कियों के प्रति सोच ही क्या कहलाती है ना? अगर आप देखें, आपने देखा होगा कि समाज रूढ़िबद्ध हो चुका था, आज भी समाज बहुत मायने में रूढ़िबद्ध है। वह लड़के और लड़कियों में भेद करता है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। और यहां पर अगर बात करें तो एक लड़के और लड़कियों में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो है, लेकिन यह जो उसकी भूमिका को फिक्स कर दिया गया है, उसकी जो भूमिका, जो रोल डिसाइड कर दिया गया है उनके लिंग के आधार पे, ये क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। यहां पर बात क्या कही जा रही है? यहां बात कही जा रही है कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को, है ना, जो सोसाइटी ने कंसेप्ट बना रखा है, इस तरह के कंसेप्ट को क्या कहेंगे? एक प्रकार की ये क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाएगा। क्लियर है? यानी दूसरे का सेकंड, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट टू इंक्लूड स्टोरी इन करिकुलम वेयर फादर इज इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड वर्क एंड मदर इज डूइंग एडवेंचर एक्टिविटीज। दिस मूव इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। अब देखिए यहां पर क्या किया गया है, यहां पर वह जो रूढ़िवादिता थी उसको समाप्त करने की कोशिश की गई है ना। सामान्यतः यह देखा जाता है कि शासकीय कार्यों में, है ना, पुरुष इन्वॉल्व होते हैं और घर के कार्यों में महिलाएं, लेकिन यहां पर क्या है? उल्टा है। यहां पर घर के कार्य में कौन इन्वॉल्व है? पिता, और शासकीय कार्यों में माता। तो एक प्रकार से यह क्या हो रहा है? इट एम्स टू इनकरेज जेंडर, कौन सा होगा? ये नहीं होगा। इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये नहीं होगा। इट एम्स टू स्ट्रेंथन जेंडर बायस, ये नहीं होगा। इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइप, बिल्कुल सही जवाब। यानी यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है ना, क्योंकि जो रोल फिक्स किया गया था महिला और पुरुषों के लिए, वह उस रोल को खत्म कर रहा है ना। यहां पर एक्सचेंज रोल कर दिया गया है, यानी यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। दिस इज द राइट आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हेन एडल्ट एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंटली लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस, इट इज कॉल्ड। देखिए बच्चों, यह जो है बेसिकली कंसेप्ट वाइगोत्स्की के कंसेप्ट से पूछा गया है ना, जेडपीटी के कंसेप्ट से पूछा गया है। इसे मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जब चाइल्ड किसी भी काम को करता है ना, और किसी भी काम को करने में जब उसको क्या आती है? प्रॉब्लम यानी समस्या। क्या आती है? प्रॉब्लम यानी समस्या। अब यह समस्या क्या है? सपोज करो कि बच्चा क्या कर रहा है? ब्लॉक्स को जोड़ रहा है, बहुत सारे ब्लॉक्स को क्या कर रहा है? छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़ने का काम कर रहा है ना। और यह ब्लॉक्स जो है बच्चा नहीं ऐड कर पा रहा है, जोड़ नहीं पा रहा है। तो इसमें बच्चा क्या करेगा? किसी न किसी की हेल्प लेगा। तो हेल्प किसकी लेगा? हो सकता है बच्चा अपने फादर से हेल्प ले, हो सकता है बच्चा अपने मदर से हेल्प ले, हो सकता है बच्चा अपने ब्रदर से हेल्प ले, हो सकता है बच्चा अपने सिस्टर से हेल्प ले। तो जो हेल्प करने वाले हैं उनको MKO कहा जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स। और यह जो हेल्प है वो क्या कहलाएगा? स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। ठीक है ना, जो प्राइमरी हेल्प है वही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। तो स्कैफोल्डिंग को अगर हम देखें तो यह जो ऑप्शन है आपका, जो थर्ड इज द राइट आंसर, यानी यह जो आपका है ढांचा वाला जो ऑप्शन है यह सही होगा। ठीक है, स्कैफोल्डिंग आप समझ गए, जो प्राइमरी हेल्प है जो MKO की ओर से बच्चे को सपोर्ट के तौर पे किया जाता है, वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। अब यहां पर अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात की जा रही है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात करें तो इन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं इसमें, है ना। कौन कौन सा स्टेजेस है इसमें? अगर आप देखें तो सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कॉन्क्रीट है और एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? फॉर्मल कहते हैं, है ना।
तो अगर अब बात की जाए यहाँ पर क्वेश्चंस के हिसाब से, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। अब देखिए यहाँ परिकल्पना की बात हो रही है ना, तो बेसिकली ये किस स्टेज की बात होगी, फॉर्मल की बात होगी, फॉर्मल। अब इसी फॉर्मल स्टेज को हम एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी कहते हैं। कौन सा स्टेज कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कंटेक्स्ट ऑन चिल्ड्रेन्स थिंकिंग। अब जो सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट है बच्चों, यह दिया था लेव वाइगोत्स्की ने इस थ्योरी को, है ना। तो यहां पर अगर देखें तो आपके ऑप्शन में लॉरेंस कोहलबर्ग है, जीन पियाजे हैं, लेव वाइगोत्स्की हैं और एल्बर्ट बैंडुरा है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा सही जवाब, हमारा जवाब होगा थर्ड वन इज द राइट आंसर, है ना, लेव वाइगोत्स्की। इस थ्योरी को डिटेल से है ना आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, एल्बर्ट बैंडुरा, इन सारे थ्योरीज से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहां पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कॉग्निटिव की बात कर रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, मेंटल एबिलिटी की बात कर रहा है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की बात कर रहा है। और जब मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की बात यह कह रहा है तो बेसिकली आप बच्चों को क्या करेंगे, बच्चों को डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट। देखिए यहाँ पे निगेटिव जहां पे टर्म और वर्ड यूज हो जाए वो आंसर को तो सबसे पहले एलिमिनेट कर दें आप। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखते हैं, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर्ड रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन। बिल्कुल सही, ये वाला अगर हम बच्चों को क्या करेंगे, ऐसी समस्या प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने जो कि तर्क आधारित समस्या की आवश्यकता जिसमें होती है, उसमें बच्चे का क्या होगा, कॉग्निटिव, मेंटल और इंटेलेक्चुअल तीनों तरह के डेवलपमेंट उसमें हो सकेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7th का 2nd हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसको। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है। अब यहां देखिए हार्वर्ड गार्डनर का ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से क्वेश्चंस पूछ दिया है। आपने पढ़ा होगा हार्वर्ड गार्डनर का, उसमें आपने पढ़ा होगा काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, आपने पढ़ा होगा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, आपने पढ़ा होगा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, आपने पढ़ा होगा स्पैटियल इंटेलिजेंस, कई तरह के इंटेलिजेंस आपने उसमें पढ़े होंगे। तो अब उसी में से क्वेश्चंस पूछ दिया है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा और इस थ्योरी से तो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखिए, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब यहां देखिए ऑप्शंस देखिए इसकी, सेंसिटिव, यह देखिए साउंड और ये साउंड और रिदम की बात कर रहा है, ये तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिक है ना, म्यूजिक से रिलेटेड हो गया, तो यह तो होगा नहीं। एबिलिटी टू विजुअल स्पैटियल, ये भी नहीं होगा, है ना। इसमें कौन कौन सा आ जाते हैं विजुअल स्पैटियल में, पायलट आ जाते हैं, स्कल्पचर आ जाते हैं, है ना, आर्किटेक्चर आ जाते हैं, जो कि स्पेस को सही तरीके से है ना यूज कर पाए, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ देखो एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिशिएट पिच, देखो ये भी रिदम की बात कर रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आ जाएगा। अब इसमें देखो कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, बात सही है। जब रीजनिंग की बात आ जाए, जब लॉजिक की बात आ जाए, यानी इस तरह के इंटेलिजेंस किसके अंतर्गत आएंगे, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रेन डेवलप्स हैबिट्स एंड skills, values and motives that makes them responsible productive members of society is called। अब यहां पर अगर देखें कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित कर सकते हैं। एक्चुअली यह इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है ना। एक सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें बच्चे गुड हैबिट्स, है ना, बहुत सारे स्किल्स और जो भी सोशल वैल्यूज़ हैं, बिलीफ्स हैं, इन चीज़ों को डेवलप करते हैं।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, सोशलाइजेशन हो जाएगा, यानी समाजीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चूंकि हमें 30 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, 30 के 30, तो एक क्वेश्चन पे 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा देना भी नहीं है, क्लियर है ना। चलिए अब इसको डिटेल से, अगर डिटेल से पढ़ना है तो बेसिकली पेड कोर्स में आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट। अब यहां देखिए, हेरिडिटी इन्वायरमेंट का बच्चे के डेवलपमेंट पे दोनों का असर पड़ता है ना, दोनों का असर पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ हेरिडिटी ही इंपैक्ट डालेगा चाइल्ड डेवलपमेंट पे और इन्वायरमेंट नहीं इंपैक्ट डालेगा, ये गलत थिंकिंग है ना, ये मिसकंसेप्शन है। तो इसको आप क्लियर कर लें आज। तो ऑप्शंस में देखें, अगर चारों ऑप्शंस देखें तो आपको यहां पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो दिख रहा होगा कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, है ना, ये हमारा सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव के विकास को, बालकों के विकास को प्रभावित करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, है ना, जो प्रगतिशील कक्षा है। अब देखिए, प्रगतिशील जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है, या प्रगतिशील शिक्षा की बात की जाती है। उसमें केंद्र बिंदु में कौन होगा, बालक होंगे, है ना, जहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जहाँ पर बच्चे खुद इन्वायरमेंट के साथ एक्सप्लोर करके अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना, ये सारे कंसेप्ट आते हैं। तो अगर इस बात को देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है बच्चों, अगर चारों ऑप्शंस की अगर बात करें तो चारों ऑप्शंस में जो सटीक ऑप्शंस है वो हमारा क्या है, पहला है क्या, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, है ना। तो 11 क्या हो जाएगा, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है और जो कि स्थायी होता है। जब बच्चा खुद किसी चीज को सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग के कंसेप्ट से सीखता है, तो बच्चा उसको बेहतर तरीके से समझ करके सीखता है। क्योंकि रोट लर्निंग वाले भी सिस्टम में क्या होता है, बच्चा रट लिया और रटने के बाद क्या होता है, वो आगे चल के भूल जाता है, क्योंकि चीजों को समझता नहीं है। समझ रहे बात को। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। आगे आइए, प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अगला प्रश्न, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन इंक्लूड्स। अब सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। अब यह सीसीई से क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, समझ रहे बात को। तो सीसीई वाले कॉन्सेप्ट में क्या है बच्चों, कि सीसीई को अगर हम देखें तो देखिए, सी से क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस, और एक सी से क्या हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव, है ना, और ई से क्या हो गया, एवोल्यूशन। कॉन्टिन्यूअस में अगर आप देखेंगे तो यहीं पे बात होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट की, जिसको एफए कहते हैं, और समेटिव असेसमेंट, जिसको ऐसे कहते हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव की अगर बात करें तो यहां पर आता है स्कॉलेस्टिक और को स्कॉलेस्टिक, है ना, स्कॉलेस्टिक और को स्कॉलेस्टिक। तो यहां पे फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट दोनों पार्ट है सीसीई का, है ना। स्कॉलेस्टिक में क्या हो जाएगा, जितने भी एकेडमिक अचीवमेंट हैं वो स्कॉलेस्टिक में आ जाएगा, और को स्कॉलेस्टिक में जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज है वो को स्कॉलेस्टिक एरियाज में आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो को स्कॉलेस्टिक एरियाज में जैसे कि आप स्पोर्ट्स हो गया, डांसिंग हो गया, है ना, ये अदर करिकुलर एक्टिविटीज है, ये सारे उसी में आ जाएंगे। समझ रहे बात को। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली, अब यहाँ क्वेश्चन बड़ा सिंपल पूछा है कि भाई इसमें क्या इंक्लूड है, तो लिखा है इसमें ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, ओनली समेटिव असेसमेंट। अब आपको देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या है, दोनों है शामिल, एफए भी है और एसए भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज। अब यहाँ पर यह चीज जो है बेसिकली कंसेप्ट से रिलेटेड, अगर कंसेप्ट क्लियर है आपका तो क्वेश्चन आसानी से बनता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न इतने बड़े बड़े होते हैं कि, है ना, उसी में टाइम चला जाता है। चलिए फिर भी, और देखिए अब प्रश्नों में देखिए एक ही पढ़ पाऊंगा बच्चों, है ना, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम में ना अब क्वेश्चन पढ़ने में ही समय निकल जाएंगे।
तो हिंदी वाला पार्ट तो चूंकि हमारा मदर टंग जो है, हिंदी में हम सहज रूप से समझ सकते हैं आसानी से, इंग्लिश वाले पार्ट को हम पढ़ लेते हैं। अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज दैट पीपल फ्रॉम हिज सोशल ग्रुप टिपिकली परफॉर्म poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher's initial step can be. अब यहाँ पे देखिए बेसिकली अगर बात करें तो ऑप्शंस को अगर हम देखें तो इग्नोरिंग सच कंसर्न, ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिशंस बिटवीन स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सजेस्टिंग द स्टूडेंट्स टू लीव एकेडमिक एंड ज्वाइन सम अदर डोमेन, बिल्कुल नहीं। और यह है प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो चारों ऑप्शंस को अगर कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों वो हमारा सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कुछ कहानी अगर हम बच्चों को सुनाएं तो वह बेसिकली क्या होगा, उनके बारे में उदाहरण प्रस्तुत करें तो कहीं ना कहीं जो धारणा है कि निम्न स्तर के लोगों में निम्न शैक्षिक जो उपलब्धि है वो पाई जाती है, वह गलत होगा यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखें अगर 14 को, इन अ इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, है ना, समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। तो इसमें अगर ऑप्शंस की अगर बात करें तो देखिए यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है, और यह बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। क्यों? क्योंकि हर बच्चा अपने आप में क्या है, यूनिक है ना, हर बच्चे में कोई ना कोई विशिष्ट गुण होता है, क्लियर है, और हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। हमें उन बच्चों की कैपेबिलिटीज को पहचान करके उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनके फील्ड, उनके क्षेत्र का चयन करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 14 का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 15 का। 15. A student shows the following sign in the classroom: anxiety around reading, difficulty in recognizing words or letter, poor vocabulary skill, difficulty with understanding or remembering what was read। ये सब जो देखेंगे बच्चों तो ये बेसिकली इस एक तरह की क्या है, ये डिसेबिलिटीज है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है। लर्निंग डिसेबिलिटीज अगर पूरी चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि डिस्मॉर्फिया की बात हुई है, डिसलेक्सिया की बात हुई है, डिसकैलकुलिया की बात हुई है, डिस्थीमिया की बात हुई है ना, बहुत सारे मनोविकार हैं, कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। तो अगर इस ऑप्शंस को अगर हम देखें तो सारे ऑप्शन, अगर ये सारे जो देखें फीचर्स, तो ये सारे किस में होंगे? ये स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज के होंगे। ये एक प्रकार का क्या है, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थियों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। A teacher can address needs of specially abled learners in an inclusive classroom by, है ना। तो अब यहां पे देखिए इंक्लूसिव क्लासरूम बेसिकली क्या है, समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट क्या है कि भाई प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करेंगे, है ना। ये क्या है, यह इंक्लूसिव एजुकेशन का फीचर है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 16 का फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला 17. A teacher can encourage creative learners in her classroom by। अब कैसे करेंगे, कैसे इंकरेज करेंगे? अब सारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, बिल्कुल नहीं, दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके था मूल विचारों को महत्व देकर, दिस इज द राइट आंसर। मूल विचार, जो बेसिक, जो ओरिजिनल जो आइडियाज हैं बच्चों को, उसको आप एक्सेप्ट करें, है ना, उसको स्वीकार करें, और बच्चों को ना उनके जो मूल विचार हैं उन मूल विचारों का जो है स्वीकार करते हुए उनको अप्रिशिएट कीजिए, ताकि बच्चा क्या करेगा, फिर वो आगे बढ़ चढ़ के उस पर काम करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इनकरेज करेंगे भाई मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडिया। बच्चे के ओरिजिनल आइडियाज को क्या करना है, स्वीकार करना है, और बच्चे को मोटिवेट करना है ना आगे बढ़ने के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा? 17 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा बच्चा। अगला 18 नंबर देखें क्वेश्चंस। Which of the following factors support meaningful learning in the classroom? मीनिंगफुल लर्निंग, अब इसमें देखिए बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करने हेतु पुरस्कार को बढ़ावा देना, सिर्फ पुरस्कार को, जब पुरस्कार को बढ़ावा देंगे, देखो रेनफोर्समेंट तो है, एक पुनर्बलन है पुरस्कार, लेकिन कितनी बार हम पुरस्कार दे सकते हैं? बच्चे के अंदर खुद इंटरनल इंटरेस्ट भी तो है, इंस्टिंक्टिव, है ना, इंस्टिंक्टिव अगर मोटिवेट बच्चा होता है, आंतरिक जो है
रूप से वो मोटिवेट है तभी वो आगे बढ़ पाएगा। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना ये भी नहीं होगा। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। देखिए अब इसमें अगर सारे ऑप्शंस को अगर आप करते हैं तो बेसिकली कौन सा होगा, अगर जो फोर्थ ऑप्शन अगर हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जेन्युइन इंटरेस्ट को पहचानना है, बच्चा का एक्चुअल में इंटरेस्ट है किस ओर। अगर जेन्युइन इंटरेस्ट की बात करें तभी बच्चे को, अगर बच्चे का इंटरेस्ट गेम के प्रति है तो उसको गेम के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए, ड्राइंग के प्रति है तो उन्हें ड्राइंग के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए, जिस तरफ इंटरेस्ट है बच्चों का उस ओर उन्हें आगे बढ़ाना है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर में अगर देखें, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इज, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखिए इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है, नॉट पेइंग, फंक्शनल फिक्सनेस की बात कर रहा है, नहीं होगा। रिस्पॉन्स सेट, गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, वन वे प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मीन्स एंड एनालिसिस, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर्स ऑफ सब गोल, है ना। किसी भी समस्या को, है ना, किसी भी समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में अगर विभाजित करके हम उसे सॉल्व करें तो यह बेटर ऑप्शन होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 19 का फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग। नॉट बोल दिया। अब नोट वाले में क्या होगा, आपको नोट ध्यान में रखना है ना। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो बिल्कुल सही है भाई। इनसाइट थ्योरी आपने पढ़ा होगा, गेस्टाल्ट थ्योरी, है ना। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, होल यानी संपूर्ण। हम भी किसी समस्या को जब देखते हैं तो उसके समाधान को पूर्ण रूप में देखते हैं ना, ये गेस्टाल्टवादियों की थ्योरी थी। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, ये भी सही है। संवाद एवं परिचर्चा, ये भी सही है। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ये नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा किसी चीज को सीख लिया है और दोबारा आप उसी चीज को रिपीट करेंगे तो बच्चा कंसंट्रेट कम कर पाता है, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं लेता उसमें। क्लियर है, वो चाहता है कि जिस चीज को हमने सीख लिया है उसके अलावा कुछ और सीखे। तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 21 हाउ कैन टीचर्स डील विथ चिल्ड्रेन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम। कैसे आप डील करेंगे, है ना। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों के किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव अप्रोच अपनाना ही नहीं है। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, बच्चों को डांटना भी नहीं है और पीटना भी नहीं है, समझ गए। तो ये चीज तो हमेशा ध्यान रखेंगे टीचर के रूप में। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही जवाब यही होगा कि बच्चा भाई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि टीचर में ही कमी है। आप बच्चे को क्या नहीं कर पा रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, है ना। बेसिकली आपको क्या चाहिए यहाँ पे भाई, हाई इन्वॉल्वमेंट और हाई कंट्रोल। बच्चा जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगा उतना ज्यादा नियंत्रित होगा, उतना ज्यादा अनुशासित होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट इज द क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। अब देखिए यहां पर बेसिकली क्या होता है कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात आती है तो प्रायर नॉलेज को जोड़ने की बात जरूर होनी चाहिए कि जो पूर्व ज्ञान है बच्चे का, उस पूर्व ज्ञान को बच्चा कितना अच्छी प्रकार से रिसेप्ट किया है ना। तो विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है यह बेसिकली यह इसका राइट आंसर होगा। ना तो अनुबंधन, ना दंड और ना यंत्रवत याद करना, है ना। रोट लर्निंग को तो बढ़ावा नहीं देंगे, पनिशमेंट भी नहीं होगी और कंडीशनिंग भी नहीं होगी। तो क्या होगा हमारा, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर होगा। अगले प्रश्न की ओर। 23 चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट, है ना, न्यू थ्योरीज अबाउट वेरियस फेनोमेना इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड। अब यहाँ पे बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजता अनुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। अच्छा बच्चों, जब आप क्वेश्चंस पढ़ें तो दोनों लेवल में पढ़ें। कई बार होता है कि भाई कोई इंग्लिश का टर्म या हिंदी का टर्म, ये बात नहीं कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है या हिंदी कितनी अच्छी है, वहां पर आप उस तरह की चीज़ों को नहीं लेंगे। वहां पे क्वेश्चंस इतना समय होता है आपके पास कि क्वेश्चंस को, अगर हो सकता है कोई टर्म, कोई एक ऐसा शब्द जो आपको इंग्लिश में ना समझ में आए वो हिंदी में आ सकता है, तो आप क्वेश्चंस को एक एक बार दोनों माध्यम में पढ़ लें, ठीक है ना। तो बच्चे के अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, खारिज वाला तो होगा नहीं, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, है ना। जो भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है वो उस आंसर को सबसे पहले एलिमिनेट करो। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नहीं। अब देखो, अगर हमें नहीं भी पता है आंसर तो भी हमने क्या एलिमिनेशन में डाल दिया, 3 को हमारा क्या निकल गया,
पाला निकल गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, कई बार होता है, ऐसा थोड़ी कि 100% ही आपको सब कुछ आता हो, लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन को एलिमिनेशन के द्वारा भी हम ठीक कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर 24 आइए, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस। देखिए रिलेशनशिप की बात हुई है तो दो पक्ष की बात होगी, द्विपक्षीय है ना, तो यहां पर आप देखिए एक दूसरे से स्वतंत्र ये तो होगा ही नहीं, यूनि डायरेक्शनल ये भी नहीं होगा, यूनि डायरेक्शनल अब देखो यूनि डायरेक्शनल कर दिया ये तो होगा ही नहीं, जब भी होगा क्या होगा बाई डायरेक्शनल होगा, क्योंकि डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ, दोनों के जो संबंध होंगे पारस्परिक क्रिया के द्वारा होंगे, दोनों एक गतिशील है और पारस्परिक क्रिया द्वारा, यानी दोनों एक दूसरे से संबंधित है। क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा 24 का 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 25, तेजी से करते जाएंगे बच्चों। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। तो जो बात है कि भाई कारक कौन कौन से ऐसे कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो विद्यार्थियों की अभिरुचि, विद्यार्थियों का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रियों की रणनीतियां और विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। तो ये जो चारों पहलू हैं ये चारों ही कारक ऐसे हैं जो अधिगम को प्रभावित करने वाले हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 1 2 3 4। अब ये ऑप्शन हमारे फोर्थ ऑप्शन को हम इसमें सही मानेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर 26, डैश आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज। मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शंस कह रहा है और एस्पेक्ट कह रहा है, तो जब भी मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ये कहां से होंगे बच्चों, सोशल इंटरेक्ट, जितना हम समाज के साथ अंतर क्रिया करेंगे, पारस्परिक क्रिया करेंगे, उतना अधिक क्या होगा हमारा ज्ञान सार्थक होगा और एक सही डायरेक्शन में काम करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सोशल इंटरेक्शंस। अगला प्रश्न देखें 27, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। देखिए व्हेन स्टूडेंट्स repeatedly engage in an activity such as design and conduct an experiment to earn a reward that is not directly related to that activity such as earn a star or badge, they are likely to। अब देखो जब जब हम बच्चे को रिवार्ड देंगे तभी तब बच्चा सीखेगा। इसका मतलब है कि बच्चा सीखने पर नहीं बल्कि उस भौतिक वस्तु पर ज्यादा उसका ध्यान है कि बार बार प्राइज लेने के चक्कर में सीखता है। अब हम प्राइज उसको कब तक देते रहेंगे, इसलिए उसके अंदर जो सीखने की ललक होनी चाहिए ना वो खुद अंदर से होनी चाहिए, इंटरनली बच्चा मोटिवेट हो। समझ रहे हो, तो इस तरह की जो चीजें होती है वो बच्चे के अंदर क्या डेवलप कर देगी, मैटरलिस्टिक एटीट्यूड डेवलप कर देगी, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 27 का फर्स्ट हो जाएगा। अधिगम के प्रति जो भौतिकवादी अभिवृत्ति है उसका विकास हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन इस तरह के विकास को क्या करना है, आपको बैलेंस करना होगा, है ना। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर 28, द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज। कंसेप्ट क्या है चाइल्डहुड का, यह विभिन्न संस्कृतियों के संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान है, नहीं, ये तो रेट ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहा है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह सामाजिक संरचना है। दिस इज द राइट आंसर। क्या होगा हमारा, अ सोशल कंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू कंटेम्पररी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज। अब यहां पे बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों, चाइल्डहुड का जो कंसेप्ट है वह इससे जुड़ा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28 का सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न 29, इसके बाद एक लास्ट है ना, 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड की बात कर रहा है। मिडिल चाइल्डहुड में क्या होता है, आपने देखा कि बच्चे जो होते हैं वह एब्स्ट्रैक्टली नहीं सोच पाते हैं, कॉन्क्रीटली सोच पाते हैं, मूर्त रूप से सोच पाते हैं, है ना। यानी अगर बात करें इसमें तो चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली, यानी मूर्त रूप से, है ना, कल्पना विकसित नहीं होता है ना, कोई भी चीज इमेजिनरी हो उसके ऊपर वो थिंकिंग नहीं कर सकते। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 30, ये रहा आपके सामने, ये रहा। चलिए, फैमिली एंड नेबरहुड आर, अब ये देखिए परिवार और पड़ोस की बात कर रहा है। अब इसमें सोशलाइजेशन की जब भी बात होगी, समाजीकरण की, तो समाजीकरण दो तरह का होता है, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीय। अब प्राथमिक और द्वितीय में क्या हो जाएगा, जो भी आपका फैमिली होगा, फैमिली के मेंबर्स होंगे, या एक्सटेंडेड फैमिली भी होगा। कौन सा, एक्सटेंडेड फैमिली, यानी आपके चाचा ताऊ वगैरह। और द्वितीय में जितनी भी एजेंसी, जैसे स्कूल आ जाएगा, टीचर आ जाएगा इसी में, है ना, और पीयर यानी आपका जो फ्रेंड है, ये सारे किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी एजेंसी में आ जाएंगे। पूछा किसके बारे में, फैमिली के बारे में, तो फैमिली किसका पार्ट है, प्राथमिक यानी प्राइमरी।